मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहले अपन देखते हैं भील जनजाति। भील जनजाति, देखो अपन प्रत्येक जनजाति में 10 से 15 पॉइंट तैयार करने का प्रयास करेंगे। 10 से 15 पॉइंट का मतलब क्या है कि भाई जनजाति है तो शाब्दिक अर्थ कहाँ है, इसका उल्लेख कहाँ पे मिला सबसे पहले, फिर इस जनजाति का क्षेत्र क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, उसकी जनसंख्या क्या है, मतलब ले देखिए जनजाति के बारे में पूरी जानकारी। उनका आर्थिक स्ट्रक्चर क्या है, उनका सामाजिक क्या स्ट्रक्चर क्या है, उनका धार्मिक स्ट्रक्चर क्या है, वहां पे साहित्य की क्या स्थिति, उनकी बोली या भाषा कौन सी उपयोग में ले जा रही है, उनके कल्चर, उनके देवता कौन से हैं, विवाह कौन से करते हैं, विवाह में कौन सी रस्में होती हैं, उनके कौन कौन से त्योहार हैं, उनकी कौन कौन सी रस्में हैं जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो देखो सभी जनजातियों को अपन को इन्हीं 10-15 बिंदुओं में तैयार करना है। मतलब अपन पढ़ते पहले भी थे जनजातियों के संदर्भ में, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, अपन को पहले से अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जनजातियों के संदर्भ में, ठीक है ना। तो देखो अपन सबसे पहले भील जनजाति से शुरू करते हैं और एक एक कर मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपन इनका यही बताते हैं कि भील का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ, भील जनजाति शाब्दिक अर्थ, सारी जनजाति का अपन यहीं से चालू करेंगे कि शाब्दिक अर्थ से चालू करके आगे उनको अपन एक एक करके बाकी चीजों को देखेंगे। तो देखो जहां तक शाब्दिक अर्थ की बात है तो दो रूप से विशेष रूप से बताए गए हैं इसके अर्थ। एक तो बताया गया है संस्कृत भाषा में कि संस्कृत भाषा का एक शब्द होता था भिल्ल, संस्कृत भाषा का शब्द होता था भिल्ल, उसी से भील जनजाति, मतलब ये शब्द है संस्कृत के भिल्ल से ही आया है। दूसरा कहते हैं कि नहीं, दक्षिण की जो द्रविड़ भाषा है, द्रविड़ भाषा का शब्द बील, इससे भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। और दक्षिण के जो द्रविड़ भाषा है उसमें बील शब्द का अर्थ होता है धनुष। और चूंकि ये जनजाति एक धनुर्धारी जनजाति है, धनुष प्रिय जनजाति, धनुष बाण चलाने में विशेष योग्यता है, एकलव्य भील, तो इसलिए ये बील शब्द की उत्पत्ति, बील शब्द से ही आपका भील बना है। तो भील का मतलब अपन बता सकते हैं कि जो धनुष बाण चलाते हैं उनको भील कहते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा का भिल्ल शब्द कुछ अलग बात कह रहा है। संस्कृत में भिल्ल शब्द मिलता है, भीद शब्द भी हमको देखने को मिलता है, ये भी संस्कृत भाषा का ही शब्द है। भीद, भीद का मतलब होता है भेदना, छेद करना, निशान लगाना। ले देखिए वही निशान लगाने से संबंधित है कि लक्ष्य को भेद दिया तुमने। तो भीद भिल संस्कृत का, नहीं तो द्रविड़ भाषा का बील जिसका अर्थ होता है धनुष, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये जो भील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, ये जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमको मिलता है एक ग्रंथ कथा सरित सागर में। ये ग्रंथ है कथा सरित सागर, इसमें भील शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया है। भील, ये शब्द आपसे पूछे पहली बार किस ग्रंथ में उपयोग में लाया गया है, तो कथा सरित सागर ग्रंथ में उपयोग में लाया गया है। दूसरी बात क्या है कि देखो ये जो भील जनजाति है, इस भील जनजाति का उल्लेख हमको विभिन्न पुराणों, महाभारत और रामायण में मिलता है। भागवत पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण,
अग्नि पुराण, वाल्मीकि की रामायण में, वाल्मीकि की रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में और शिव पुराण में। इतने धार्मिक ग्रंथों में हमको क्या कहते हैं, भीलों के बारे में हमको उल्लेख मिलता है। ठीक है। इनको ऋग्वेद में एक शब्द यूज किया गया है, अनास। ऋग्वेद में एक शब्द यूज किया गया है, अनास। तो उस अनास को कहते हैं, ये अनास शब्द भीलों के लिए ही उपयोग में लाया गया है। दूसरी बात क्या है कि जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें जो भील शब्द है, क्या है, भीलों के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया गया है। निषाद, ठीक है। निषाद एक जाति के रूप में अलग है, लेकिन जो निषाद शब्द हमको इन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है तो भील के लिए ही उपयोग में लाया गया है। ठीक है। तो देखो, ये तो भीलों के संदर्भ में उनके शब्द और उत्पत्ति, कहां से वो भील शब्द निकल कर आया है। लेकिन जो भील स्वयं है, देखो, ये तो इन ग्रंथों में भीलों की उत्पत्ति की बात हो गई कि भील शब्द हमको यहाँ पे मिला है, शाब्दिक अर्थ की बात हो गई। भील जो अपनी उत्पत्ति बताते हैं, भील अपनी उत्पत्ति, देखो, भील स्वयं कहते हैं कि एक तो हम महादेव के वंशज हैं, महादेव के वंशज। ये कौन कहते हैं? ये भील स्वयं कह रहे हैं, कोई समाजशास्त्री या मानव शास्त्री नहीं कह रहा है। ये स्वयं अपने आप को क्या कहते हैं, महादेव के वंशज की। शिव, उनने कहा कि हमारे क्षेत्र में आए थे तो एक भील महिला से शादी करी और फिर उसके बाद जो संतान उत्पत्ति हुई वही भील कहलाती है। ठीक है। कुछ लोग, ये कुछ भीलों का एक जो ग्रुप है, अपने आप को राजपूतों का वंशज कहता है। राजपूतों का वंशज की हम राजपूत हैं। ठीक है। तो इतनी बात भीलों की उत्पत्ति या शाब्दिक अर्थ में अपन ने इतने बिंदु अपन को याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा कि ये भील जनजाति का मूल स्थान क्या है। मूल स्थान का मतलब ओरिजिनेट कहां से हुई है, ये अभी कहां पाई जा रही है उससे मतलब नहीं है, मूल स्थान। तो मूल स्थान याद रखना कि राजस्थान का कुशलगढ़ क्षेत्र का ढोलका, राजस्थान कुशलगढ़, और कुशलगढ़ का ढोल या ढोलका क्षेत्र, ढोल या ढोलका क्षेत्र। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये भील लोग अपनी उत्पत्ति या जो निवास स्थान है वो ढोल या ढोलका को बताते हैं, और ये कहां पे है, राजस्थान में। तो ये मूल स्थान हो गया। अब पहला बिंदु शाब्दिक अर्थ है, दूसरा मूल स्थान है। तीसरे बिंदु पे आते हैं इनका भौगोलिक विस्तार। मध्य प्रदेश में ये कहां कहां पर है, भौगोलिक विस्तार। तो ये तो हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति का सर्वाधिक प्रभुत्व है। लेकिन भील केवल मध्य प्रदेश में पाए नहीं जाते हैं, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र तो है ही, पश्चिमी क्षेत्र। इसके अतिरिक्त देखो, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात, पूरा जो क्षेत्र आपस में मिल रहा है ना, तो भीलों का जो भौगोलिक विस्तार है इन सारे क्षेत्रों में है। लेकिन मध्य प्रदेश का हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर भीलों का संकेंद्रण सर्वाधिक है। और मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, झाबुआ, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर और रतलाम तक पाए जाते हैं। रतलाम, ये विशेष संकेंद्रण है, इन जिलों में भील जनजाति विशेष रूप से निवास करती है। ठीक है। तो ये भौगोलिक विस्तार की आ गई।
चौथा पॉइंट हम बता देंगे भीलों की जनसंख्या का डाटा। जनसंख्या, जनसंख्या के संदर्भ में बता देंगे कि क्या है कि जो भील जनसंख्या है मध्य प्रदेश की जनजाति की संख्या में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या, समझ रहे ना कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो भील जनजाति में पाई जाती है। और इसकी जो जनसंख्या है, चाहो तो इसका भी डाटा लिख लो, 46,068 ये इतने भील जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की कुल जनजाति आबादी का 37.7% है। देख रहे हैं ना, सब सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश में यदि जो जनजाति जनसंख्या है उसका 37% अकेला भील है, 37.7% अकेले भील हैं। और यदि भीलों की जनसंख्या की बात करें तो देखो 46 लाख है, इन 46 लाख में से 12 लाख धार में पाए जा रहे हैं, 12 लाख धार में पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील, किस जिले में भील सर्वाधिक मात्रा में है, तो धार जिले में है। मध्य प्रदेश की कुल जनजाति आबादी का 37.7% भील जनजाति है। बाकी देखो बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, कौन कौन सा, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, यहाँ पे भी 5-5 लाख से अधिक भील जनजाति निवास कर रही है। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ हो गया, मूल स्थान हो गया, भौगोलिक विस्तार हो गया, चौथा पॉइंट जनसंख्या हो गई। पांचवा पॉइंट है शारीरिक विशेषताएं। वो कोई विशेष नहीं है, प्री में नहीं पूछता है शारीरिक विशेषताएं, क्योंकि लगभग सारी जनजाति की शारीरिक विशेषताएं थोड़ा बहुत अंतर तो रहता है, लेकिन लगभग। प्री का क्वेश्चन मेंस में जरूर पॉइंट बना के लिखना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ रहे हैं तो लिख ही लेते हैं कि भील जनजाति के लोग कैसे होते हैं, मध्यम कद, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, किसी भी जनजाति के व्यक्ति की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, मध्यम कद, भूरे गहरे रंग, भूरे गहरे रंग, मध्यम कद, भूरे गहरे रंग, घुंघराले बाल, घुंघराले बाल, नाक चपटी, नाक चपटी, बड़ी आंखें, माथा चौड़ा, बस ये भील जनजाति की शारीरिक विशेषताएं हैं। ठीक है, तो 5 बिंदु अपन ने याद किए हैं भील जनजाति के संदर्भ में। हमने पहले शाब्दिक अर्थ बताया है, फिर मूल स्थान बताया, फिर भौगोलिक विस्तार, फिर जनसंख्या, फिर शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन ऊपर के 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। फिर अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट अपन लिखते हैं भील की उपजातियां। भील जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? उपजातियां, इसमें भील की सबसे बड़ी उपजाति है भिलाला। भिलाला लिख लेना, ये भीलों की सबसे बड़ी उपजाति है, सबसे बड़ी उपजाति है, सबसे बड़ी उपजाति है भिलाला। ठीक है ना, और देखो ये भिलाला अपने आप को महाराणा प्रताप से जोड़ती है, महाराणा प्रताप, कहती है कि महाराणा प्रताप के वंशज है। दरअसल क्या है कि महाराणा प्रताप जब मुगलों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे तो भील जनजाति ने उनका साथ देते हुए नगर जहां पे वो रहते थे उस क्षेत्र को छोड़ दिया था, और कहा कि जब तक घर नहीं बसाएंगे जब तक महाराणा प्रताप को हम जीत नहीं दिला दे। तो महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे भीलों का एक वर्ग, तो स्वाभाविक सी बात है उन्होंने अपने आप को महाराणा प्रताप से जोड़ के और उनके वंशज ही अपने आप को बता रहे हैं। सबसे बड़ी जनजाति है जो उपजाति है भिलाला। ठीक है ना, और ये भिलाला मूल रूप से छत्तीसगढ़
के बताते हैं अपने आप को, मूल स्थान। ठीक है ना। बाकी भीलों का मूल स्थान याद रखना कौन सा है, वो जो राजस्थान का कुशलगढ़ अपन ने लिखा है वही है, लेकिन ये केवल भिलाला के संदर्भ में बात की जा रही है। ठीक है ना। तो भीलों की एक उपजाति हो गई भिलाला। दूसरा एक वर्ग दिखाई देता है भीलों का, जिसके अंतर्गत हमको दिखाई देते हैं तड़वी भील। ये भी पूछा जा चुका है पेपर में कि तड़वी भील कौन होते हैं। तो औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, तो उन्हें ही तड़वी भील कहते हैं। मुस्लिम धर्म मानने वाले भील कब अपनाया था, औरंगजेब के समय कुछ अपना लिया था, तो वो तड़वी भील के नाम से जाने जाते हैं। तीसरी उपजाति में देखने का नाम मिलता है अपन को मधवी भील, या फिर इसको कहते हैं मधवी कह लो, या बदवो या भगत, बदवो या भगत। ये क्या करते हैं, ये उनका पुजारी, सबसे पवित्र व्यक्ति, भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। क्या कहते हैं उसको, भगत भील कहते हैं, मधवी कहते हैं, या बदवो। ठीक है। फिर चौथा नाम हमको मिलता है पुजारो, पुजारो भील। नाम से स्पष्ट हो रहा है पुजारो भील। ये क्या कर रहे हैं, ये जनजाति व्यक्ति का औषधियों और रोगों का उपचार करता है। औषधि एवं रोगों का उपचार, औषधि एवं रोगों का उपचार, पुजारो भील। पांचवा कोटवार, कोटवार भील। कोटवार भील क्या करेगा, ये गांव का प्रशासन देखता है, गांव का प्रशासन देखने वाला वर्ग, जो गांव का प्रशासन देख रहा है उसको कोटवार भील कह रहे हैं। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और कुछ नाम हमको देखने को मिलते हैं जो आपको याद रखना है। नाम सिर्फ जैसे पटेलिया, पटेलिया भील। फिर एक और मिलता है बरेला भील, बरेला। फिर एक और है राठ, पटेलिया, बरेला, राठ। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। ठीक है। तो ये भीलों की उप जातियां हैं। अब देखो जैसे एक भीली भी देखने को मिलता है, भीली। अब भीली इनकी भाषा भी है, लेकिन उपजाति के रूप में भी एक वर्ग देखने को मिलता है। लेकिन मेन आपका ये है भिलाला, तड़वी, मधवी, पुजारो, कोटवार। ठीक है। इतने ही अपन को उपवर्ग के रूप में या उपजातियों के रूप में अपन को इतना याद रखना है। ये भीलों की उपजातियां हो गई। अब इनकी थोड़ी सोशल स्टेटस देख लेते हैं, सामाजिक स्थिति, समाज इनका कैसा है। तो देखो सामाजिक स्थिति में हमको याद रखना है कि ये मूल रूप से पितृ सत्तात्मक जनजाति है, हमारे जैसी ही है, पितृ सत्तात्मक जनजाति। ठीक है ना, कि लड़की शादी के बाद लड़के के साथ जाएगी, संपत्ति का हस्तांतरण, वही जो पैट्रियार्की सिस्टम होता है वही इनके समाजों में भी लागू होता है। दूसरी बात क्या है, भीलों के समाज में भी गोत्र व्यवस्था लागू है। हिंदुओं के समान गोत्र व्यवस्था पाई जाती है। और भीलों में लगभग लगभग 71 प्रकार के गोत्र देखने को मिले हैं। भीलों में लगभग 71 प्रकार के गोत्र देखने को मिले हैं।
इसमें से देखो कुछ गोत्रों के नाम आपको याद रखना है। जैसे एक है सन्यान गोत्र, ये क्या है, बिल्ली पूजक है, बिल्ली पूजक, सन्यान गोत्र। दूसरा है निंगवाल्या गोत्र, निंगवाल्या गोत्र, ये क्या है, मछली ना खाने वाले, मतलब मछली इनका वही टोटम हो गया, मछली ना खाने वाले। फिर एक है सिंगाड़िया, ये क्या है, बैल के पूजक हैं, बैल पूजक। ठीक है। फिर एक और होता है जमानिया, जमानिया गोत्र, जामुन वृक्ष, ये इनका टोटम हो गया, पवित्र वृक्ष हो गया। अवलिया एक गोत्र होता है आंवला वृक्ष का, अवलिया, ये आंवले वृक्ष का पूजक करता है, आंवला इनका टोटन हो गया। घोड़ मारिया, तो घोड़ा मारने वाला, एक और शब्द लिख लेना, घोड़ मारिया, घोड़ मारिया, घोड़ा मारने वाले। ठीक है। तो ये गोत्र व्यवस्था, तो इतने दो चार गोत्र के नाम याद रख लेना, बस बहुत है। तो देखो, एक सान्यान गोत्र है, एक निंगवाल्या गोत्र है, एक सिंगाड़िया गोत्र है। जो सान्यान है वो बिल्ली पूजक है, निंगवाल्या जो है वो मछली ना मारने वाला है, और सिंगाड़िया है वो बैल का पूजक है। जमानिया गोत्र है, जामुन वृक्ष का है। घोड़ मारिया है, घोड़ा मारने वाला। अवलिया है आंवले का वृक्ष। ठीक है। तो इतने गोत्र हैं। तो देखो, सामाजिक संगठन में पितृसत्तात्मक बता दिए, गोत्र व्यवस्था 71 प्रकार के गोत्र है, दो चार गोत्रों के अपन ने नाम बता दिए। फिर इनके गांव और आवास के बारे में देख लेते हैं। सामाजिक संरचना के अंतर्गत है कि रहते कहां पर हैं ये, उसके लिए भी कुछ विशेष शब्दों का उपयोग किया गया है। ठीक है। तो भील अब क्या रहेगा, कोई बंगला बना के तो नहीं रहेगा, पहाड़ों पे झोपड़ी बना के रहते हैं, तो जो झोपड़ी है उनको टपरा कहते हैं। भील की झोपड़ी या भीलों के घरों को, इनका आवास क्या कहलाता है, टपरा। आवास के लिए टपरा शब्द यूज किया जाता है। और जहां 4 से 5 झोपड़ी, 4 से 5 झोपड़ियां एक साथ होती हैं, जहां 4 से 5 झोपड़ियां एक साथ होती हैं, तो उसे फाल्या कहा जाता है, फाल्या। ये फाल्या शब्द भी एक बार पेपर में पूछा गया है। वो पूछा, हालांकि केवल इतना ही था कि भीलों के आवास को फाल्या कहते हैं। ठीक है। फिर जो 4 5 झोपड़ी है उसको फाल्या कह रहे हैं। यदि इस फाल्या, 4 5 झोपड़ियों के समूह को फाल्या कह रहे हैं, यदि फाल्या से बड़ा, मतलब बड़ा गांव हो गया, या झोपड़ियों की संख्या बड़ी हो जाती है, तो बड़े गांव के लिए पाल शब्द उपयोग में लाया गया है, पाल। छोटा गांव समझ लो, 4 5 झोपड़ी का वो एक गांव ही हो गया, उसको फाल्या कह रहे हैं। छोटा गांव फाल्या, और बड़ा गांव क्या हो गया, पाल। ठीक है। फिर ये जो फाल्या है, यदि इस फाल्या जो 4 5 घरों का समूह है, उसमें से एक घर में यदि पटेल रहता है, पटेल भीलों का सबसे मेन व्यक्ति होता है, अभी पढ़ेंगे उनके सामाजिक संगठन में कौन कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो यदि किसी फाल्या में पटेल रहता है, तो वो पूरा फाल्या पटेल फाल्या कहलाता है।
पटेल फाल्या। जितने भी 4-5 झोपड़ियों का जो समूह है, यदि उसमें पटेल रह रहा है तो पटेल फाल्या के नाम से जाना जाएगा। यदि तड़वी लोग रह रहे हैं तो तड़वी फाल्या हो जाएगा। समझ रहे ना, जैसे जो लोग रहता उसी के नाम से वो बन जाता है। तीसरा, इसमें एक शब्द और याद रखना कि भीलों के घरों को, भीलों के घरों या मकानों को कू कहते हैं। कू, देखो ये आवास है, जहां रह रहे हैं उस आवास के लिए टपरा शब्द यूज कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक घर को क्या कह रहे हैं? कू कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आवास के संदर्भ में 3-4 शब्द याद रखना है, फाल्या, कू और पाल। गांव आवास हो गया। अब इसके बाद इनके देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संगठन। समाज कैसा दिखता है? सामाजिक संगठन। तो देखो, सामाजिक संगठन में हम बता रहे हैं कि 4 रूप पाए जाते हैं। भीलों का जो सामाजिक संगठन है वो 4 रूपों में पाया जाता है। एक होता है अतक, अतक। दूसरा है ओदक, ओदक। तीसरा है गोत्र और चौथा है कुल। अतक, ओदक, गोत्र तथा कुल। अतक के कोष्टक में लिख लेना एक ही पूर्वज से उत्पन्न, एक ही पूर्वज से उत्पन्न लोगों को, समूह को अतक कहते हैं। ठीक है ना। अब सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जैसे हमारे यहाँ भी वंश होता है, गोत्र होता है, कुल होता है, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। उसके डिटेल में जा रहा है, अपन को तो 4 चीज याद रखना है कि भीलों का जो सामाजिक संगठन है 4 रूपों में पाया जाता है, अतक, ओदक, गोत्र और कुल। फिर इस भील सामाजिक संरचना में कुछ व्यक्ति हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भील सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसा अभी पटेल पढ़ा ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति, इसमें पहला है आपका पटेल। पटेल, पटेल क्या है? ये गांव का अति विशिष्ट व्यक्ति है और गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। गांव का अति विशिष्ट व्यक्ति और गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी पटेल। ठीक है ना। और याद रखना, ये पटेल अति विशिष्ट है, प्रशासनिक अधिकारी है, साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी ये मेन भूमिका निभाता है। सामाजिक कार्यों में मतलब केवल प्रशासन नहीं, समाज में भी इसकी चल रही है, दोनों जगह यही है पटेल। दूसरा व्यक्ति होता है तड़वी। ये पटेल का सहायक है। पटेल का सहायक होता है और पटेल की अनुपस्थिति में काम करता, मतलब डिप्टी पटेल टाइप का। तीसरा व्यक्ति, तीसरा नाम है डाहला। डाहला, डाहला क्या है? गांव का बुजुर्ग व्यक्ति, गांव का वयोवृद्ध, गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति को
डाहला कहते हैं। और इसका काम क्या है कि गांव में जब भी कोई भोज या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब भी कोई भोज होगा तो उसका भंडार गृह इसके कब्जे में रहेगा। भोज का भंडार गृह, भंडार गृह समझ रहे हैं, जब पूरा खाना बना के रखेगा तो एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी रहेगी वो कहलाता है डाहला। बुजुर्ग व्यक्ति है कि खा नहीं पाए ज्यादा। ठीक है। चौथा व्यक्ति होता है पुजारा। पुजारा क्या है? पूजा पाठ करवाने आता है, पूजा पाठ करवाता है। पांचवा व्यक्ति है इनका बड़वा। बड़वा ये क्या करता है? ये दो रूपों में है, एक तो भील समुदाय का डॉक्टर है ये, भील समुदाय का डॉक्टर है ये, कौन? बड़वा। और दूसरा इसका काम होता है ये देवी देवताओं का भार ग्रहण करता है। देवी देवताओं का सत ग्रहण करता, सत का मतलब होता है भार। देवी देवताओं का सत ग्रहण करता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने देवी देवताओं की जिम्मेदारी इस बड़वा के पास है। देखो पूजा पाठ पुजारा करा रहा है लेकिन देवी देवताओं की जिम्मेदारी बड़वा के पास है। फिर छठवां नाम लिखना है कोटवार। ये गांव का चौकीदार टाइप का हो गया। कोटवार गांव का चौकीदार। और इस कोटवार की नियुक्ति पटेल करता है, गांव का चौकीदार। ठीक है। और इस चौकीदार की नियुक्ति कौन होती है? पटेल के द्वारा होती है। फिर सातवां व्यक्ति लिखना गायक। ये क्या होता है? ये बड़वा का सहायक होता है, बड़वा का सहायक। बड़वा का सहायक होता है और ये गाने का काम करता है, गायक ही है, गाने का काम। ठीक है ना कि जब कोई सामाजिक आयोजन होगा तो बड़वा आएगा। ये जो पूजा पाठ की बात हो रही है ना, सामाजिक आयोजन के संदर्भ में जब कोई सोशल फंक्शन हो रहा है, जैसे देवी जी रखे, देवी जी में उनको जवारे रखाएंगे, तो अब ये जो देवी को लाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बड़वा के ऊपर। देवी की स्थापना करेगा, उनको लेके आ रहा, उनका पूरा भार ग्रहण कर रहा, सत ग्रहण कर रहा। इस बड़वा का सहायक करेगा गायक। वही उन्होंने कहा कि बांस की किपची इपची बना के और गाना लोकगीत गाएगा उनके, तो वो गायक कहलाएगा, बड़वा का सहायक। फिर एक होता है वारती, आठवां व्यक्ति वारती। वारती क्या है? सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था। सामाजिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था। सामाजिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था। समझ रहे ना कि सामाजिक भोज में भंडार की जिम्मेदारी डाहला की है लेकिन खाना वितरण की जिम्मेदारी वारती की है। अभी एक दो व्यक्ति, दो चार व्यक्ति के नाम और लिख लो जो महत्वपूर्ण है भीलों के संदर्भ में। एक व्यक्ति होता है गमेती। गमेती ये गांव का मुखिया है। देखो पटेल और गमेती, पटेल को हम क्या कह रहे हैं? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है और साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी भूमिका निभाता है। गांव का अति विशिष्ट व्यक्ति है और सम्मानित व्यक्ति होता पटेल। पटेल बहुत महत्वपूर्ण है। गमेती दरअसल क्या है? भीलों के गांव के मुखिया को कह रहे हैं। अब मुखिया उतना सम्मानित नहीं है जितना पटेल है। हो सकता पटेल गमेती कई बार एक ही हो जाए, लेकिन गमेती मतलब गांव का मुखिया। फिर एक और होता है भोपा। ये धार्मिक संस्कार कराने वाला।
धार्मिक संस्कार कराने वाला, भोपा। फिर एक और व्यक्ति होता है पाखरिया। 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 पाखरिया क्या करता है कि जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है, जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है, तो उसको पाखरिया कहते हैं। और एक और नाम लिख लेना, बोलावा। बोलावा। बोलावा क्या है? मार्गदर्शन करने वाला भील। मार्गदर्शन करने वाला। भीलों में मार्गदर्शन करने वाले को क्या कहते हैं? भोलावा। ठीक है। बाकी देखो, जहां पे अपन ने उनका आवास लिखा ना, वहां पे एक शब्द, दो शब्द और लिख लेना कि जो भील मैदानों में रहते हैं उनके लिए शब्द यूज किया जाता है वागड़ी। आवास वाले में लिख लेना वागड़ी। ये क्या है? मैदानों में रहने वाले भील। रहने वाले भील। और जो बहुत ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं उनको कहते हैं पालवी। पालवी भील ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले। ऊंचे पहाड़ों पर रहने वालों को क्या कह रहे हैं? पालवी भील। ठीक है। तो ये उनकी सामाजिक व्यवस्था में उनके इतने व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण हैं। फिर सामाजिक व्यवस्था में इनका खान पान देख लेते। खान पान। तो खान पान में इनका जो विशेष खान पान है वो कहलाता राबड़ी। ये इनका मुख्य भोज्य पदार्थ है, राबड़ी। और ये क्या है? मकई की थुली से बनता है। मकई की थुली से। ठीक है ना? थुली का बना, मतलब मकई की थुली, मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे गेहूं का दरिया बनता है तो उसको थुली कह देते हैं, तो हो सकता है मक्के का दरिया टाइप होता होगा। और इसमें फिर क्या है? मक्के की थुली में छाछ मिला दी जाती है और उससे बनता है राबड़ी, जो भीलों का सबसे प्रिय है। सबसे प्रिय या मुख्य भोजन पूछे तो राबड़ी ही है। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त मक्के की रोटी। मक्के की रोटी। ताड़ी। ज्वार। ताड़ी। ज्वार। महुए की शराब। महुए की शराब। ठीक है ना? और इनका कड़कनाथ मुर्गा, जिसको जीआई टैग मिला है, काला मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा। इतना है, बाकी तो कोई विशेष नहीं है। फिर वही सब्जी रोटी खा रहे हैं, पर मूल रूप से क्या, मक्के और ज्वार है इनका। फिर अगला पॉइंट लिख लेना इसमें, वस्त्र एवं आभूषण। वस्त्र एवं आभूषण। भील जनजाति भारत की सभी जनजातियों में सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय और आभूषण प्रिय जनजाति है। सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति। सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। सबसे अधिक गहना प्रिय जनजाति, आभूषण प्रिय। ठीक है? सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय, सबसे ज्यादा आभूषण प्रिय।
फिर देखो इनके एक दो आभूषण के नाम याद रख लेना। एक आभूषण होता है इनका कथीर। कथीर। ये क्या होता है? चांदी व कांसे का बना। चांदी व कांसे का बना आभूषण कहलाता है कथीर। फिर भील स्त्रियां अपने सिरों पर झेला नामक एक आभूषण पहनती है। झेला सिर पर, कौन? भील स्त्रियां। ये भी चांदी का बना होता है। और एक और आभूषण होता है बसका। ये भी चांदी का है। सोना का कालम ही नहीं है, चांदी है और कांसा है। ठीक है, तो ये आभूषण में दो नाम याद रखना, कथीर झेला और वस्का। फिर आभूषण हो गए, वस्त्र देख लेते हैं। जो स्त्रियां हैं वो अंग रखा नामक वस्त्र धारण करती हैं। अंग रखा, अंग रखा नामक वस्त्र धारण करती हैं स्त्रियां। फिर एक सिंदूरी साड़ी। सिंदूरी, ये भील जनजाति की एक बहुत लोकप्रिय लाल रंग की साड़ी है। भील जनजाति में लोकप्रिय लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहते हैं। फिर एक होता है ठेपड़ा। ये भील जनजाति के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती, टाइट धोती, उसको क्या कहते हैं? ठेपड़ा। पोत्या, सर पर पहने जाने वाला सफेद साफा। सिर पर पहनने वाला सफेद साफा। सिर पर पहनने वाला सफेद साफा। फिर पिरिया। पिरिया ये क्या है? शादी के अवसर पर पहने जाने वाली पीली साड़ी, दुल्हन पहनती है जो। विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली पीली साड़ी को पिरिया कहते हैं। ठीक है, वस्त्र इतने बहुत हैं अपने लिए। ठीक है, तो देखो ये सामाजिक स्थिति में अपन ने इनका भोजन, आवास, वस्त्र, सारी चीजों को देख लिया। अब उनकी हम सांस्कृतिक परंपराओं को देखते हैं। कल्चरल रूप से क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराएं, कल्चरल रूप से क्या क्या है काम का। तो देखो इनके संस्कृति में सबसे पहला आता है इनका जन्म संस्कार। जन्म संस्कार। तो देखो जन्म संस्कार में इनका क्या है कि शिशु के जन्म के 7वें दिन, शिशु के जन्म के 7वें दिन, शिशु के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान किया जाता है। प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है और इसे कहते हैं सांता प्रथा। सांता प्रथा।
ठीक है। शांता प्रथा क्या होती है कि प्रसूता को जन्म के 7वें दिन हल्दी लगाकर जो नहलाया जाता है उसे कहते हैं हम शांता प्रथा। ठीक है ना। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनने सिलेबस में जनजाति तो लिख के दिया है, लेकिन साथ में फिर दूसरी लाइन में लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों की परंपराएं, सांस्कृतिक जो भी परंपरा हो रही, विवाह और जो भी मरने गड़ने जीने मरने की जो भी परंपरा है, उनके नृत्य हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं, भाषा और बोली, इतना शब्द तो अलग से लिख के ही दिया है। तो ये तो भले वस्त्र आभूषण एक घड़ी आप छोड़ सकते हो कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये नहीं छोड़ सकते, ये कल्चरल है और उससे उन्होंने जब सिलेबस में लिख के दिया है तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, शांता प्रथा हो गई। दूसरी बात क्या है कि इन भीलों में जन्म के समय सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। भीलों में जन्म के समय सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। ठीक है। फिर जन्म के 12 वर्ष के बाद एक और प्रथा होती है। 12 वर्ष होने पर बच्चे के दाहिने हाथ की भुजा पर, बच्चे के दाहिने हाथ की भुजा पर तीर दागा जाता है। तीर दागा जाता है। बच्चे की दाहिनी हाथ की भुजा पर तीर दागा जाता है। इसे डामा या दागने की प्रथा कहते हैं। डामा प्रथा। मैंने तीर को गर्म करके और उसकी निशान बना दिया। तीर धनुर्धारी जनजाति है ना, तो उसको कहते हैं डामा। याद रखना डामा है, ये दापा भी अलग चीज आएगी वो। ठीक है, ये हो गया जन्म के समय इतनी बातों का महत्व है। फिर जन्म के बाद मृत्यु देख लेते। मृत्यु के भी कुछ संस्कार हैं इनके। मृत्यु के संस्कार तो देखो, भीलों में कोई फिक्स नहीं है। आप जलाने की भी परंपरा देखते हो, गड़ाने की भी परंपरा देखते हो, और जलदाग मतलब नदी में बहाने की, तीनों परंपराएं हमको भीलों सुविधा के हिसाब से सारी चीज हैं ये। ठीक है ना। दरअसल यदि कोई व्यक्ति को बीमारी है तो उसको जलाया नहीं जाएगा, उन्हें गड़ाया जाता है। बीमारी से मृत्यु हुई हो या जिसका कोई सगा संबंधी नहीं हो, जिसकी बीमारी से मृत्यु हुई हो और जिसका कोई सगा संबंधी ना हो, उनको गड़ाया जाता है और बाकी लोगों को जलाया जाता है। ठीक है। फिर मृत्यु के तीसरे दिन एक फंक्शन होता है। मृत्यु के तीसरे दिन एक फंक्शन होता है जिसका नाम दिया है टिया। टिया, तो ये कुछ नहीं, समूह भोज है। समूह भोज, टिया। टिया प्रथा क्या है? मृत्यु के तीसरे दिन जो समूह भोज होता है उसको टिया कहते हैं। ये मृत्यु भोज नहीं है। मृत्यु भोज के लिए कट्टा प्रथा का शब्द यूज किया गया है। कट्टा प्रथा ये क्या कहलाती है? मृत्यु भोज की प्रथा है ये। मृत्यु भोज की
प्रथा। मृत्यु भोज की प्रथा क्या कहलाती है? कट्टा प्रथा। फिर इनकी मृत्यु में एक और चीज याद रखना, यदि किसी भील या स्त्री या भील पुरुष की मृत्यु दुर्घटना या सौर प्रदर्शन, दुर्घटना या शौर्य प्रदर्शन, मतलब लड़ते हुए मारा गया, दुर्घटना या सौर प्रदर्शन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी स्मृति में पत्थर के शिल्प गाड़े जाते हैं। तो उसकी स्मृति में पत्थर के शिल्प गाड़े जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गातला नाम दिया गया है, जिसे गाता या गातला नाम दिया जाता है। गाता या गातला, ठीक है। तो इनका मृत्यु भोज और दुर्घटना की मृत्यु में, तो देखो ये इनका मृत्यु संस्कार है। तो देखो जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार। अब इनमें विवाह संस्कार है।